हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल DM लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं टेंस की। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेंस की जानकारी के बिना ग्रामर के कई ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हम नहीं सीख सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे एक्टिव पैसिव है, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, टेक क्वेश्चन है, मॉडल्स है। इनको हम तभी सीख सकते हैं जब हमको टेंस की जानकारी हो। तो टेंस की मदद के बिना इन टॉपिक को सीखना बहुत ही कठिन काम है। दूसरा दोस्तों, टेंस सीखना इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम अपने खुद के सेंटेंस मेकिंग कर सके, खुद के सेंटेंस बना सके। भाई, यदि हमें इंग्लिश में अपने सेंटेंस बनाने हैं तो हमें टेंस की जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, जब भी इंग्लिश में हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में दो चीज़ इसेंशियली होती है। भाई, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में दो चीज़ इसेंशियली होती है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होती है वर्ब। इन दो चीज़ की मदद से ही हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं। इन दो चीज़ के बिना हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। सब्जेक्ट हम सभी जानते हैं, सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, डूअर, अर्थात काम को करने वाला। और वर्ब हमारी होती है क्रिया, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो भी काम होता है, जो भी क्रिया होती है वो हमारी क्रिया कहलाती है। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम वो हमारी क्रिया कहलाती है। अब दोस्तों, जब सब्जेक्ट सेंटेंस में होना आवश्यक है और दूसरी चीज़ है इसमें वर्ब, वर्ब का भी इसमें होना आवश्यक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, हमने एक सेंटेंस लिखा आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है हमारा आई, अर्थात काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आई। तो आई हमारा सब्जेक्ट है। मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है? प्ले, खेलने का काम किया जा रहा है। तो प्ले हो गई हमारी वर्ब। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आई प्ले, में खेलता हूँ। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो किसका बोध करा रही है? वर्ब हमें एक्शन का बोध करा रही है। यहाँ पर जो वर्ब है दोस्तों वह हमें एक्शन का बोध करा रही है कि आई प्ले, में खेलता हूँ, अर्थात मेरे द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? खेलने का काम किया जा रहा है। तो वर्ब एक तो हमें एक्शन का बोध कराती है। एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, सी इज ए गुड गर्ल। यहाँ पर सी हमारा सब्जेक्ट है और इज हमारी वर्ब है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जा रहा है। सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा शी है उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर वर्ब है इज, वो हमें स्टेट, अवस्था बता रही है कि वह एक अच्छी लड़की है। अर्थात इस वाले सेंटेंस में करने का नहीं, होने का बोध किया जा रहा है। इस वाले सेंटेंस में होने का बोध हो रहा है कि वह एक अच्छी लड़की है। लेकिन ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें करने का बोध किया जा रहा है कि आई प्ले, में क्रिकेट खेलता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ब होती है, वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। जो वर्ब होगी हमारी वो या तो एक्शन बताएगी या स्टेट बताएगी। ऊपर वाले सेंटेंस में, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो एक्शन का बोध करा रही है और सेकंड वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो स्टेट, अवस्था का बोध करा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ब है या तो एक्शन बताएगी या स्टेट बताएगी। तो क्वेश्चन है हमारा कि टेंस है क्या? भाई, हम तो टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि टेंस है क्या। तो क्वेश्चन हमारा है टेंस आखिर है क्या? टेंस क्या है? तो टेंस की डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंग्लिश में जब भी हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं, इंग्लिश में जब भी हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म।
या तो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। तो जब भी सेंटेंस में तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म का यूज किया जाता है, अर्थात जब भी वर्ब की तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म की मदद से कोई सेंटेंस बनाया जाता है, तो उस सेंटेंस में जो वह वर्ब है वह हमें समय की जानकारी देती है। जो वर्ब है वो हमें किसकी जानकारी देती है? समय की जानकारी देती है। अर्थात वर्ब की वह फॉर्म जो हमें समय की जानकारी देती है, टाइम की जानकारी देती है कि कौन सा कार्य किस समय में किया गया है, कौन सा एक्शन और कौन सी स्टेट किस अवस्था की है, किस टाइम की है, हमें यह बताती है। तो वर्ब की ऐसी फॉर्म जो हमें समय की जानकारी देती है, हमें टाइम की जानकारी देती है, उसे हम कहते हैं टेंस। तो टेंस की ज़्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद ना रखते हुए हम सीधी सिंपल भाषा में कह सकते हैं जो टेंस है वो हमें किसकी जानकारी देता है? टाइम, समय की जानकारी देता है। टेंस शोज टाइम। टेंस हमें किसकी जानकारी देता है? समय की जानकारी देता है। टेंस हमें समय की जानकारी देता है। अब जब टेंस हमें समय की जानकारी देता है तो समय को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक समय जो चल रहा है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, एक वह समय जो गुजर चुका है जिसको हम बोलते हैं पास्ट, और एक आने वाला समय जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर। तो समय को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस कहते हैं जिसको, वर्तमान काल, अर्थात वर्तमान समय जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है। दूसरा हो गया हमारा पास्ट टेंस, भूतकाल, अर्थात गुजरा हुआ समय, गुजरा हुआ समय। और तीसरा हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, अर्थात आने वाला समय। तो बेसिकली जो समय है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल अर्थात जो समय चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस गुजरा हुआ समय, जो समय गुजर चुका है। मेरे द्वारा बोला गया हर एक शब्द वह पास्ट में चला गया, मेरे द्वारा किया गया हर एक मोमेंट, मेरे द्वारा लिखा गया हर एक वर्ड वह पास्ट टेंस में जा चुका है। अर्थात गुजरा हुआ समय हमारा पास्ट टेंस है, और जो समय आएगा, जो आने वाला समय है, वो हमारा फ्यूचर टेंस है। तो टेंस को बेसिकली हमने 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों को ही 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला प्रेजेंट का जो सब पार्ट है वो पहला है इंडेफिनिट। पहला कौन सा है? इंडेफिनिट। सेकंड है कंटिन्यूअस। थर्ड है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस को 4 सब पार्ट्स में बांटा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार हम फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 × 4 अर्थात हमारे पास टोटल हो जाते हैं 12 टेंस। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास समय बताने के 12 अलग अलग तरीके हैं। अर्थात हम 12 अलग अलग तरीक़ों से समय को व्यक्त कर सकते हैं, समय को बता सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम पहले टेंस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। टेंस को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, इतने बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि जो भी स्टूडेंट टेंस फर्स्ट टाइम भी पढ़ेगा उसको भी बहुत अच्छी तरीके से टेंस समझ में आ जाएंगे। हम टेंस की पहले हिंदी की पहचान पढ़ेंगे, सेंटेंस की हिंदी में क्या पहचान होती है, उनके हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को बनाना। सो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत करते हैं। सो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचान करनी है कि यदि सेंटेंस हमारा हिंदी में आता है तो सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हिंदी में जो पहचान है वो मैंने आपके सामने लिख दी है कि हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हूँ आदि शब्द आते हैं। अर्थात हिंदी जो वाक्य होंगे उन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हूँ आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, ता हूँ, तुम पढ़ते हो, ते हो, पक्षी उड़ते हैं, ते हैं, हम जाते हैं, वह मंदिर जाता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। पहला कौन सा टाइप है सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द का यूज नहीं होता है। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का यूज नहीं होता है और ना ही कोई प्रश्न होता है, ऐसे वाक्य सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल है। सबसे पहले जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसमें ज़रूरत पड़ने पर एस और ईएस का भी प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यदि और कुछ है तो उसको अदर में हम लिख देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है सीखने की वह यह है कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो कब किया जाता है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज कब किया जाता है। तो यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो हमारे एक बात तो ये क्लियर हो गई कि किन सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और किन सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करना है। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वह सेकंड पर्सन हो, चाहे वह थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सभी सब्जेक्ट के साथ में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, भाई फर्स्ट पर्सन में तो आता है हमारा आई, सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट आते हैं। सिंगुलर में आते हैं आपके ही, शी, इट और किसी का भी नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आपके दे, ठीक है, दीज, दोज, ये आपके प्लूरल में आते हैं। मैं आगे लिखवा दूंगा उनको भी। तो एक बात हमारी क्लियर हो जाती है कि थर्ड पर्सन ही, शी, इट नेम के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमें थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ एस का यूज तो कब करना है और ईएस का यूज कब करना है।
तो यदि हम एक बात जान लेते हैं कि कब हमें ईएस का यूज करना है, तो ये बात ऑटोमेटिक ही हम समझ जाएंगे कि बाकी सभी वर्ब के साथ हमें एस का यूज करना है, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो इस बात को भी मैं एक बार लिख देता हूँ। जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड आता है, उन क्रियाओं के अंत में हम ई एस जोड़ते हैं। तो भाई हमारा पहला तो नियम ये हो गया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है, इसका आप ये नियम याद रख सकते हैं कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड, इन वर्ड में से कोई से भी वर्ड आते हैं, यदि एस आ गया, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड आता है, तो उन क्रियाओं के अंत में हमें ई एस जोड़ना है। जैसे वर्ब है हमारी केच, तो केच में सी एच आ रहा है तो हमने यहाँ पर ई एस जोड़ दिया। जैसे गो में ओ आ रहा है तो हमने ई एस जोड़ दिया, डू में ई एस जोड़ दिया। इस प्रकार इनमें से यदि कोई से भी शब्द हमें वर्ब के अंत में मिलते हैं तो हमें ई एस जोड़ना है और बाकी सभी वर्ब के साथ हमें एस जोड़ना है, लेकिन कब, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यह बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वह या तो फर्स्ट पर्सन होता है, या सेकंड पर्सन होता है, या थर्ड पर्सन होता है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो या तो वह आई होगा या वह वी होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन है तो वह केवल यू हो सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है तो आई और प्लूरल है तो वी, लेकिन सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होने पर दोनों ही यू आएंगे। थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट है हमारे, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे आते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, किसी एक जानवर का नाम, किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी एक स्थान का नाम, वह हमारा सिंगुलर नाउन हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं हमारे दे, दीज, दोज और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में प्लूरल नाउन आते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई अभी तक कि हमारे तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस जोड़ना है, एस, ई एस का यूज करना है। बाकी सभी के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी ई एस कब जोड़ना है, यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड ये वर्ड आते हैं तो हमें ई एस जोड़ना है, और बाकी सभी वर्ड के साथ हमें एस का यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अब हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर देखते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव भी बनाकर देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट टाइप के सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। सकारात्मक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ करना है, एस या एस का यूज करना मैं आपको बता चुका हूँ। सेंटेंस हमारा सीता एक पत्र लिखती है। अब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो सबसे पहले जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको हम लिखते हैं सीता, ठीक है। सीता हमने लिख लिया, सीता की जगह गीता होता और कुछ भी होता, जैसे मान लो मैं सीता की जगह सब्जेक्ट लिख दिया गीता लिख दिया, मान लो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये हमने लिख दिया गीता, ठीक है। गीता एक पत्र लिखती है, सब्जेक्ट लिख दिया रूल के अकॉर्डिंग। अब हमें लिखने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या एस डिपेंड करता है सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो वर्ब हमारी क्या है, वर्ब है हमारी लिखना। लिखना को हम बोलते हैं राइट। अब यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस का यूज करना है, ई एस का यूज करना है, या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है,
डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पर निर्भर करता। अब सब्जेक्ट देखिए हमारा सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है या नहीं। तो गीता एक नाम है और सिंगुलर जो नाउन है किसी व्यक्ति वस्तु, सिंगुलर एक व्यक्ति वस्तु का नाम ही शीट नेम, वो हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करना है। अब देखिए जो राइट है, राइट वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ या जेड, इनमें से कोई वर्ड आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हमें केवल राइट में एस का यूज करना है। तो गीता राइट्स, ये हमने कर दिया। अब हमारा बच रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक पत्र, ए लेटर और अंत में फुल स्टॉप। गीता राइट्स ए लेटर, गीता एक पत्र लिखती है। अगला सेंटेंस हमारा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, बच्चे को हम बोलेंगे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट है हमारा वह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता है। तो मैंने बताया है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ए से ई एस का यूज करना है, बाकी सभी वर्ब के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब क्या है हमारी? खेलना, खेलना को हम बोलते हैं प्ले। चिल्ड्रन प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट और अंत में फुल स्टॉप। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। सेंटेंस में कुछ और होता तो हम उसको अदर में लिख देते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा राधा गाना गाती है। सब्जेक्ट है हमारा राधा, वर्ब है हमारी गाना, गाना को हम बोलते हैं सिंग। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में हम ए सी एस का यूज करेंगे, ई एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ या जेड नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज किया। राधा सिंग्स। ऑब्जेक्ट है हमारा क्या गाती है? एक गीत गाती है। भाई गाना मुँह से गाना वो तो वर्ब हो गई, और क्या गाती है? गाना गाती है अर्थात गीत गाती है, तो वह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए सॉन्ग और अंत में फुल स्टॉप। राधा सिंग से सॉन्ग, राधा एक गाना गाती है, राधा गीत गाती है। हम विद्यालय जाते हैं, हम विद्यालय जाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा हम अर्थात वी। वी हमारा सिंगुलर है प्लूरल है? वी है हमारा प्लूरल, बहुवचन करता है। फर्स्ट पर्सन बहुवचन करता है तो फर्स्ट पर्सन आए, सेकंड पर्सन आए या थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट आए, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन वी है, बहुवचन करता है, इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब है हमारी गो। ठीक है, हम विद्यालय जाते हैं, कहाँ जाते हैं? विद्यालय। तो गो के साथ हम टू का यूज करते हैं और विद्यालय को हम बोलते हैं स्कूल और अंत में फुल स्टॉप। वी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं। इस प्रकार हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए। केवल हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर के बाद हमें जो छोटे मोटे नियम होते हैं उनको भी याद रखना है कि कहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करना है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको नियम के अकॉर्डिंग सही जगह पर हमें जमाना होता है। अफर्मेटिव के बाद सेकंड टाइप के सेंटेंस आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वे वाक्य जिनमें नहीं का यूज किया जाता है, नहीं शब्द का यूज किया जाता है, ऐसे वाक्य हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल है वो सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज, इन दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। डू डज का यूज करते हैं, उसके बाद हम नोट का यूज करते हैं क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज नहीं करना है, क्योंकि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो जो यहाँ पर डज है वह एस का काम कर देगी, एस या एस का काम कर देगी। और यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है
तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब डू है वो काम कर देगी। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू डज नोट वी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब डू का यूज कहाँ करना है और डज का यूज कहाँ करना है? डज का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डज का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड पर्सन में ही शी इट नेम आ जाते हैं, बाकी सिंगुलर नेम। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे। तो हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस और बनाकर देख लेते हैं एक बार। सो नेगेटिव में हमारा पहला सेंटेंस है वे बाजार नहीं जाते हैं। वे बाजार नहीं जाते हैं सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वे को हम बोलते हैं दे, ठीक है। सब्जेक्ट हमने लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद में हमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करना है। डू डज का यूज मैंने बताया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट यदि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे डज का, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डू का। तो दे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यूज करेंगे दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का। सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज कर दिया। थर्ड नंबर पर हम यूज करेंगे नॉट का। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी? बाजार नहीं जाते हैं। बाजार हो गया इसमें ऑब्जेक्ट और जाना हो गई क्रिया। तो जाना क्रिया है, जाने को हम गो बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दी, जाने के साथ हम टू का यूज करते हैं। दे डू नॉट गो टू, कहाँ पर नहीं जाते हैं? बाजार। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बाजार, और अंत में फुल स्टॉप। दे डू नॉट गो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जाते। इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है सीता खाना नहीं पकाती है। सब्जेक्ट है हमारा सीता, सीता हमने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हमें डू डज का यूज करना है। डू डज का यूज हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है ये हमें देखना है। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें यूज करना है डज का, ठीक है। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज का यूज करना है। नेगेटिव है, नोट का यूज हमें करना ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पकाना, खाना पकाने के लिए आता है कुक। क्या पकाती है? फूड। सीता खाना नहीं पकाती है, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया और अंत में फुल स्टॉप। सीता खाना नहीं पकाती, सीता डज नॉट कुक फूड। उस प्रकार अगला सेंटेंस है मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। सब्जेक्ट है हमारा मैं अर्थात आई। अब आई के साथ में हमें डू का यूज करना है कि डज का यूज करना है। तो केवल हमें ये देखना है कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज का यूज करना है। हमें ये नहीं देखना है कि भाई मैं तो सिंगुलर हूँ एक वचन है, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल थर्ड पर्सन में आता है, आई तो फर्स्ट पर्सन में आता है। तो जब आई फर्स्ट पर्सन में आता है तो बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ तो हमें किसका यूज करना है? डू का। तो आई के साथ हम यूज करेंगे डू का। उसके बाद हमें नोट का यूज करते हैं। आई डू नोट, वर्ब है हमारी खेलना, प्ले। आई डू नॉट प्ले, में नहीं खेलता हूँ। क्या बच रहा है? पार्क में, इन द पार्क, अंत में फुल स्टॉप। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। दोस्तों इस प्रकार हमने आज अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस बनाए। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में हम इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप क्या से शुरू होने वाले और प्रश्नवाचक शब्द और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के दोनों टाइप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।